अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू है फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन की थी रेडियस की। इस चैप्टर में हमने 4 डेरिवेशंस करनी थी, रेडियस, एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। ठीक है, इन चारों की हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। रेडियस की हमने लास्ट वीडियो में कर ली, आज की वीडियो में हम करेंगे एनर्जी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा, ये तमाम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। बहुत एटॉमिक थ्योरी है या फिर डेरिवेशन हो गई रेडियस की, एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी, ये तमाम टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम किसकी एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की, इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट मींस कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। ठीक है, जनरल टर्म में हमने क्या कह दिया? nth ऑर्बिट। अच्छा, हमने बात की है बहुत एटॉमिक थ्योरी में कि जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट में, तो उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? टोटल एनर्जी। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है वो क्या कहलाएगी? टोटल एनर्जी। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ई टोटल, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जो ये टोटल एनर्जी है ना, ये दो तरह की एनर्जी का सम है, दो तरह की एनर्जी का एडिशन है। कौन सी दो एनर्जी? कौन सी दो तरह की एनर्जी होती है? एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी है वो कैसे बन रही है? दो एनर्जी को मिला के बन रही है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे उसकी अपनी एक्सप्रेशन रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर उसकी अपनी एक्सप्रेशन रखेंगे और फिर दोनों को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हमें पता है, ये बात हम फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के। अच्छा, एज वी नो, अब जैसा कि हमें पता है कि कूलम फोर्स, ठीक है, कूलम फोर्स, इसको हम एफ सी लिख देते हैं। कूलम फोर्स जो चार्जेस की वजह से थी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होती है ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती है MV स्क्वायर अपॉन आर। ये बातें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? MV स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। MV स्क्वायर की हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब देखो, MV स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? इज इक्वल टू हाफ, ऐसे ही आ जाएगा फॉर्मूले का। MV स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे? ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। KE इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आ गई, वो एक्सप्रेशन जो कि हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। बट अभी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? इज इक्वल टू वर्क डन। इस बात को समझो, देखो एक इलेक्ट्रॉन है इन्फिनिटी पर। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं? उस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं एक पॉइंट आर पर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर? आर डिस्टेंस पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर था, अभी कहाँ पर आ गया? आर डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई वर्क करना होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे कोई वर्क करना होगा और यही वर्क डन इस इलेक्ट्रॉन में स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यही वर्क डन है जो कि इस इलेक्ट्रॉन में स्टोर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो किसके बराबर है? वर्क डन। वो वर्क डन जो कि हम कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर लाने के लिए।
ठीक है, तो इस तरह हमने क्या लिख दिया कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है वर्क डन के। अच्छा, अब वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब F इंटू एस। फिजिक्स में हम ये लिखते हैं ना, F इंटू एस। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? R है, तो हम S की जगह पर क्या लिखेंगे? R। फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? F इंटू R। इसके साथ ही यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आता है। नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे r डिस्टेंस पर, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अगर ये बात किसी को समझ ना आए तो परेशान मत होना, बस इतना समझ लेना कि नेगेटिव साइन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लेकर r डिस्टेंस पर आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी कम हो रही है। अब ये सुन लो कि कम होने का क्या मतलब है। देखो, एक एटम है, इलेक्ट्रॉन है दूर इन्फिनिटी पर, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? अभी एटम का पार्ट नहीं है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी ना। तो याद रखो, इन्फिनिटी पर जब होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये एक केस हो गया, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ज़ीरो। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, हमने क्या करना है? इसको एटम से बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे भेजना है, ठीक है। इसको एटम से बाहर निकालना है। एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलता है? जब उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है आउटसाइड, तो एनर्जी हम दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव है ना, एनर्जी हम उसमें ऐड कर रहे हैं एटम में। ज़ीरो कब हो रही है? जब इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव कब हो रही है? जब इलेक्ट्रॉन शेल से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। अच्छा, अब इस बात को ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे जा रहा है, उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बाहर जाने के लिए एनर्जी बढ़ रही है, तो अंदर आने के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए? फिर कम होनी चाहिए ना। हमारे डेरिवेशन वाले केस में क्या है? इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आ रहा है, बाहर जाने के लिए एनर्जी बढ़ रही है, अंदर जब आएगा, ऑर्बिट में जब आएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यही वजह है कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ हम क्या लिख रहे हैं? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर आएगा। अच्छा, अब फोर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। फोर्स किसके बराबर होती है? Z² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R²। यहाँ भी हमने लिखा था, क्या रखेंगे इसकी जगह पर? Z, माइनस का साइन वैसे ही आएगा, Z² डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R²। ये F की जगह पर रखा, फॉर्मूले का R अभी भी वहीं पर है। अब यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? तो देखो, R है ऊपर और नीचे क्या है? R², तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या आ गई? इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, नेगेटिव साइन लाजमी है, Z² डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और R, ठीक है। हमने क्या कर लिया? पोटेंशियल एनर्जी की भी एक्सप्रेशन निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी की भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की भी आ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? दोनों की एक्सप्रेशन को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वेशन 1। तो E टोटल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या रखोगे? Z² डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। फॉर्मूले का अपना प्लस। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव साइन है, यहाँ पे हम ब्रैकेट बना रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो साइन साथ आ रहे हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हमने ब्रैकेट में डाल दिया है। 4 एप्सिलॉन नॉट R, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, Z² डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट R प्लस माइनस माइनस, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा, Z² डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस
काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से हम 1/2 कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन क्यों निकाल रहे हैं? ताकि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम हो जाए और इनको हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, देखो ZE² वैसे ही आ गया। 1/8 से जब हम 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? 4। ठीक है, 4 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से 8 आ जाएगा। नेगेटिव साइन ऐसे ही आ गया। ZE² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हाफ ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है और यहाँ पर क्या है? 1। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है? 1 ZE² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जब हम 1/2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1/2। 1/2 है, इसमें से माइनस करो 1। जब 1 में से हाफ माइनस करेंगे, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, ठीक है, 1 में से हाफ निकाल दो, क्या रह गया? हाफ रह गया ना। साइन क्या लगेगा? प्लस का या माइनस का? तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस का हाफ। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है। प्लस का हाफ है, माइनस का 1 है। इनको जब हम माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस का हाफ, माइनस का 1/2। तो ई टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई? माइनस का 1/2 और ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? माइनस ZE² डिवाइड बाय 4 2 ज़ा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। ये क्या आ गया? ई टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एज वी नो R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट N² H² और Z पाई ME²। ठीक है, R की जगह पे हम R का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर देखो ई टोटल माइनस ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। R की जगह पे क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट N² H² डिवाइड बाय Z पाई ME²। यहाँ पर जो Z पाई ME² है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ये न्यूमरेटर बन जाएगा। माइनस ZE² फिर Z फिर पाई फिर M फिर E²। यहाँ तक बात समझ आई? डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो ये वाली वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट N² H²। अच्छा, अब यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में, तो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनकी पावर ऐड हो जाएगी। इज इक्वल टू माइनस Z, देखो 2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा? Z²। E कितना है? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, E4। अच्छा, यहाँ पर देखो पाई ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। सही है, यहाँ पे क्या रह गया? M और नीचे 8। एप्सिलॉन नॉट 2 हैं, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, N² और H²। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई ई टोटल की। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो कि हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था। तमाम कांस्टेंट को हम अलग करेंगे, उनकी जगह पे एक दूसरा कांस्टेंट लिख देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। अब यहाँ पर बताओ कौन कौन से कांस्टेंट हैं? तो यहाँ पर कौन कौन से कांस्टेंट हैं? ई है, M है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, N कांस्टेंट नहीं है, H²। ठीक है, ये तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम कैलकुलेट करते हैं और इनकी जगह पर K लिखते हैं। K एक नया कांस्टेंट है जो कि इन तमाम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के बाद आया है। नाउ ई टोटल किसके बराबर हो गया? माइनस K और ऊपर क्या रह गया? Z और नीचे N²। ठीक है, बाकी तमाम कांस्टेंट की जगह पे हमने क्या रख दिया? K। अच्छा, अब देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यहाँ पे Z² है। ठीक है, एंड Z की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, Z की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब माइनस K
1 स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर क्या आएगा, माइनस के 1/n स्क्वायर। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो कि हमने ड्राइव करनी है। ई टोटल इज इक्वल टू माइनस के 1/n स्क्वायर। अच्छा, अब हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की कोई डेरिवेशन हो या फिर फिज़िक्स की कोई डेरिवेशन हो, जो एक्सप्रेशन हमने लास्ट में ड्राइव की है, अगर उसमें कोई कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट का नाम लिखना लास्ट में डेरिवेशन के, और उस कांस्टेंट की वैल्यू लिखना विद यूनिट लाजमी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है के का कोई ख़ास नाम नहीं है। के को क्या कहा गया है, के इज़ अ फैक्टर। के एक फैक्टर है जो कि कई कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के बाद आया है। ठीक है, इसकी अपनी कोई वैल्यू है, वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल। जिस तरह से बुक में एक्सप्रेशन के लास्ट में लाइन लिखी हुई है, उसी तरह से उस लाइन को लिखना। नाउ डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई। एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 2.2। इसको भी हम टॉपिक के साथ ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है 2.2, पेज नंबर है 29। इसमें हमें कहा जा रहा है कि हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, डेटा गिवन हमें क्या है, एन गिवन है, एल। ठीक है, देखो एन फर्स्ट सेकेंड या थर्ड नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा है, एल। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, और हम आगे भी पढ़ेंगे अभी क्वांटम नंबर जब हम डिस्कस करेंगे कि एल शेल कौन सा शेल होता है, सेकेंड। ठीक है, KLM ऐसे होता है ना, तो के फर्स्ट, एल सेकेंड शेल। तो एन की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 2। इसके अलावा हमें सवाल में गिवन है के की वैल्यू, के इज इक्वल्स टू 2.178 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल पर एटम। रिक्वायर्ड क्या है, एनर्जी। सॉल्यूशन, एनर्जी बराबर है किसके, माइनस के डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 2.178 एक्सपोनेंट माइनस 18 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या आएगा, -5.43 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन करेंगे फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की।